हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नई प्रॉपर्टी भी सीखेंगे और कुछ नए अच्छे क्वेश्चंस जो है उसको भी आज हमें करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग में आपको लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब आप जानते हो कि जो भी बाउंडेड डायग्राम होते हैं, जैसे कि स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, उनको पॉलीगन बोलते हैं। रेगुलर मतलब हो गया उनकी साइड्स इक्वल हो, है ना। तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसमें जैसे आपको पास ये एक पॉलीगन दे रखा है, एन साइडेड पॉलीगन है, मैंने इसको एन साइड का ले रखा है, एन साइड्स हैं इसके पास। तो एन साइडेड पॉलीगन है, तो इसमें आपकी पहली प्रॉपर्टी बनती है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। तो ये पहली प्रॉपर्टी बनती है कि जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं, ये हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है। तो अगर इसकी साइड अगर हम एन ले रहे हैं तो इसका सम जो होता है वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, कई बुक्स में आप देखोगे तो लिखा होता है 2 कॉमन लेके लिखते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सेम है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको याद हो उसको यूज करना। ठीक है, इसके बाद इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि ईच इंटीरियर एंगल, एक एंगल कितना होगा। अगर हमें एंगल एक निकालना है तो आप क्या करोगे, टोटल सम को जितनी भी साइड्स हैं उससे डिवाइड कर दोगे, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे n। तो आपको एक एंगल पता चल जाएगा, एक इंटीरियर एंगल हमारा कितना बड़ा होगा। इसका थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कि जो भी इंटीरियर एंगल होता है, ईच इंटीरियर एंगल वो हमेशा लेस देन होगा 180 डिग्री से। मतलब कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि सारे एंगल जो होंगे वो 180 डिग्री से छोटे होंगे। 180 डिग्री क्यों नहीं हो सकते या उससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 180 डिग्री लोगे तो वो एंगल जो है स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, पॉलीगन नहीं बनेगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर 180 डिग्री से ज़्यादा ले लेंगे तो उसकी जो कॉन्केविटी है वो बाहर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो पॉलीगन आपका रेगुलर नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन की वजह से हम हमेशा एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से कम लेते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आ चुका है, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एंगल कॉन्जुगेटिव एंगल, two consecutive interior angles of polygon is 5 degree. The difference between any two consecutive interior angle of polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of sides of polygon. ये क्वेश्चन आपके आईआईटी एडवांस में काफ़ी पहले एग्जाम में आ भी चुका है। क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि जो पॉलीगन हमें दे रखा है इसका स्मॉलेस्ट एंगल, तो अगर ये पॉलीगन हम इसी पॉलीगन को ले लेते हैं तो इसका स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल के बाद में जो इसका डिफरेंस है एंगल का वो 5 डिग्री का है। मतलब अगला एंगल 125, अगला एंगल 130 डिग्री, अगला 135 डिग्री, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा कि नंबर ऑफ साइड्स मतलब एन कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखोगे इसमें सोल्यूशन में कि लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू एन। ठीक है, अब आपको मालूम होगा एन साइड्स हैं तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो ये आपको प्रॉपर्टी मालूम है, उसके हिसाब से आप लिखोगे 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, एंड आपको ये दे रखा है कि इसका फर्स्ट एंगल कितना है 120 डिग्री और डिफरेंस कितने का है 5 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं सम का। तो ये जो पार्ट है सम का मतलब सम ऑफ ऑल इंटीरियर मतलब हो जाएगा ये एस एन आपको गिवन है। तो ये तीन चीजें आपको पता है, एन पता करना है, तो आपने फॉर्मूला लगाया एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। अब इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करोगे तो आप देखोगे एस एन की जगह आ जाएगा 2, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू n/2। ठीक है, 2 इंटू ए हमारा कितना है 120 डिग्री प्लस n-1 डी हमारा दे रखा है 5। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे।
ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे n-2 इंटू 360 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा n, ये आ जाएगा 240 प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे, उस इक्वेशन के फैक्टर करेंगे तो हमें फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको जब एक एक स्टेप आप देखते जाओगे, इसमें स्टेप में अगले स्टेप में आपका रिजल्ट आ जाएगा कि यहाँ पे आपको मिल रहा है n-2 इंटू 360 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा ये दोनों माइनस होके 235 प्लस 5n और बाहर मिलेगा आपको n। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 360n माइनस 720 इज इक्वल टू 235n प्लस 5n स्क्वायर। ये आपका आ गया। अब आप ये सारे टर्म इधर ट्रांसफर कर दोगे तो आप देखोगे ये आपका पहला पार्ट आएगा 5n स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले जाओगे तो बनेगा माइनस का 25n और प्लस का आ जाएगा 720 इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमारा काम रह गया इसके फैक्टर करना। फैक्टर करने पर हमें इसके आंसर फाइनल मिल जाएंगे। तो हम लोग फैक्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है, फैक्टर से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने इस टर्म को यहाँ माइनस किया था तो आपका ये 125 बचेगा। इसमें से 5 आ रहा है कॉमन, तो 5 कॉमन लिया तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n। ठीक है, इसमें से 5 कॉमन लिया तो 144 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। ये आपकी एक फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हमें फैक्टर्स करना है और हमें आंसर मिलेंगे। इसके जो फैक्टर आएंगे, आप फैक्टर देख रहे हो 15 जो 25 है उसके 16 और 9 बनेंगे यहाँ से, तो आपका रिजल्ट आएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। इससे आपको रिजल्ट आएगा, सॉल्व करोगे तो n माइनस 16 और n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आ रही है, एक 9 आ रही है, एक 16 आ रही है। अब आपको इनमें से 9 और 16 में से दो आंसर आपको मिल रहे हैं। इनमें से एक सही है, एक गलत है। गलत कौन सा होगा? n 16 का मतलब हो गया कि आपके पास नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी वो 16 होंगी। 9 का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइड्स 9 लेनी है। तो हम लोग दोनों चीज़ें चेक करते हैं कि 9th पोजीशन पे जो साइड आएगी उसका एंगल कितना आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 16th पोजीशन पे जो एंगल आएगा उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने पर हमें दिख रहा है कि यहाँ से a दिया है 120, यह आएगा 9 माइनस 1 इंटू 5 डिफरेंस था। यहाँ से आएगा 120 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 5। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 120 प्लस 8 आ जाएगा, 8 5 जा 40, तो आपका आंसर 160 आ जाएगा। यहाँ से मिलेगा 15 और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 75। ठीक है, जो कि आंसर आएगा 195। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है ये हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको ब्रेक लेना नहीं है, छोड़ देना है आपको। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा n इक्वल टू 9। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हम इसमें से 16 वाले पार्ट को छोड़ देंगे। छोड़ने का रीज़न क्या हो गया कि जो 16th पोजीशन पे जो एंगल मिलेगा इंटीरियर एंगल वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, जो कि हमारे पॉलीगन की कंडीशन के हिसाब से फिट नहीं बैठता है, इसलिए उसको निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग अब नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। मैंने सामने एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एपी A1 A2 A3 A4 डेट डैश if A1 A5 A10 A15 A24 इज इक्वल टू 2 to 5। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसका एपी का। इसमें एक नई प्रॉपर्टी लगती है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी इसमें ये है कि अगर आपको if A1 A2 A3 AN-1 AN ये आपको एपी में दे रखे हैं, देन सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, देन सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मतलब अगर आपको A1 A2 A3 से लेके AN तक आपको n नंबर्स एपी में दे रखे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि फर्स्ट और लास्ट का वही सम होता है जो सेकेंड और सेकेंड लास्ट का होता है, जो थर्ड और थर्ड लास्ट का होता है, जो फोर्थ और फोर्थ लास्ट का होता है। तो यानी कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि फर्स्ट ऑफ
जो लास्ट वाला टर्म है इसका सम वही होगा जो सेकेंड और सेकेंड लास्ट का होगा, ये वही सम होगा जो थर्ड और थर्ड लास्ट का होगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये सारे सम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही आपका ये क्वेश्चन है। इसको मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इसमें कि अगर आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये नंबर आपको क्लियर दिख रहा है, ये नंबर एपी में है। अगर हम इस एपी में फोकस करें तो हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कितना है, 14 है। थर्ड सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम कितना है, वो भी 14 है। हम अगर थर्ड और थर्ड लास्ट का बात करें तो 5 + 9 वो भी 14 है, और स्टार्टिंग से 4 और लास्ट से 4 की बात करें तो भी 14 है। तो ये सारे सम इक्वल आ रहे हैं, यही प्रॉपर्टी हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी थी। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म निकालना है। तो क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं सम के लिए हमें जो पता करना है वो सम ऑफ 24 टर्म ये पता करना है। अब आप बोलोगे सम जो निकलता है उसमें n तो पता चल गया कि भाई 24 टर्म है तो n तो हो गया 24, ठीक है। हमें ना तो इसमें फर्स्ट टर्म मालूम है कितना है, ये भी नहीं मालूम है, और d कितना है ये भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें एब्सेंट हैं, लेकिन इसमें ये दे रखा है कि ये रिजल्ट दे रखा है कि ये टर्म जो है इनका सम इतना है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि अगर हमारे पास a1 से लेके 24 टर्म तक लेते हैं, मान लिया हमने a1, a2, a3 से लेके a24 ये नंबर AP में ले लिए, तो हमें दिख रहा है कि ये हमारा फर्स्ट नंबर है तो ये लास्ट नंबर है। तो फर्स्ट और लास्ट का सम कितना होना चाहिए, वही होगा जो हमारा सेकेंड और सेकेंड लास्ट इसमें कौन सा होगा, a23 का होना चाहिए। ये प्रोसेस चलते चलते आगे आप देखोगे, जैसे अगर हम इसमें पेयर बनाएं, मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस चलते हुए आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि थर्ड है तो 24 से पहले 23 आएगा, 23 से पहले 22 आएगा, तो ये भी इसके बराबर आएगा। तो कुल मिला के ये चेक कर रहे हैं कि 1 और 24 मिला के 25 हो रहा है, 2 और 23 मिला के 25 हो रहा है, 3 और 22 मिला रहा है तो भी 25 हो रहा है। तो इस तरीके से हम पेयर इसमें बना लेंगे। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर जो ये कंडीशन दे रखी है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं फर्स्ट और ये हमने लास्ट उठा लिया तो बनेगा a1 + a24, ठीक है, इसका पेयर बना लिया। ये हमारा स्टार्टिंग से फिफ्थ है तो एंड से फिफ्थ देखते हैं हमारा कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें एक टर्म शायद मुझसे मिसिंग हो गया था लिखते में, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, मैंने एक टर्म इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो चेक करके तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एक टर्म जो मुझसे मिसिंग हुआ था वो इसके पहले वाला टर्म है। यहाँ पे क्वेश्चन में a20 और है, वो आप जरा नोट कर लेना, करेक्शन कर लेना, यहाँ a20 और आएगा। तो आपको मैंने बताया कि फर्स्ट और ये लास्ट का टर्म हो जाएगा, इसका पेयर बनेगा। ये स्टार्टिंग से फिफ्थ है तो एंड से फिफ्थ देखोगे a20 बनेगा, तो यानी कि a5 और लास्ट से फिफ्थ टर्म a20 बनेगा, उसका पेयर बन जाएगा। ये स्टार्टिंग से 10th टर्म है तो एंड से 10th टर्म हमारा a15 होगा। ये कैसे चेक किया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 और 24 मिला दें 25 आ रहा, 5 और 20 मिलाएंगे तो भी 25 आ रहा, 10 और 15 मिलाएंगे तो भी 25 आ रहा। ये सारे पार्ट हमारे जो है इक्वल होंगे। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे इसको पेयर बना दिया, बराबर आ जाएगा 2 2 5। अब हमें मालूम है ये तीनों पार्ट जो है वो इक्वल है। इक्वल किस प्रॉपर्टी से है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कि स्टार्टिंग से जो पोजीशन होगी वही अगर एंड से पोजीशन होगी तो उनका सम हमेशा इक्वल रहता है। तो यानी कि अगर ये सम इक्वल है तो हम इन तीनों को आपस में बराबर करके लिख सकते हैं 3 टाइम्स a1 + a24, ठीक है। ये हमारा 2 2 5 हो जाएगा। तो a1 + a24 कितना होगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7 और 75 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई फर्स्ट, जिसमें आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम मालूम चल गया। सीरीज में जो भी फर्स्ट और लास्ट टर्म है उनका सम पता चल गया। अब आपको निकालना था इसमें सम ऑफ 24 टर्म, तो इसका आंसर आएगा 24, यानी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं n/2 a + n, ठीक है। यानी कि ये बन जाएगा 24/2, a की जगह आएगा फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म हो जाएगा 24, ठीक है। ये बन जाएगा 12 × a1 + a24 की वैल्यू कितनी है 75। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 और 900, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको सीरीज की वैल्यू पता चल गई कि सीरीज को सॉल्व करने पर हमारा आंसर जो है वो 900 आ रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। इसके क्वेश्चन जेईई मेंस में या एडवांस में आने के काफ़ी कुछ चांसेस होते हैं। इस प्रॉपर्टी के बाद हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चन मिक्स प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं, तो उनको हम लोग शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद में एक नया क्वेश्चन मैं देता हूं,
आप इसको नोट कर लो, मैं तब तक नया क्वेश्चन लिखता हूँ इस पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ इन एन ए पी एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर पी एंड एस एम इक्वल टू एम स्क्वायर पी, ठीक है, एम नॉट इक्वल टू एन, देन प्रूव डेट एस पी इक्वल टू पी क्यू। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो भी मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाता चल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सम होता है वो बेसिकली टर्म का सम होता है। आप अगर एन टर्म को ऐड करोगे तो सम ऑफ एन टर्म आपको मिलता है, ठीक है। अगर आपको कहीं लिखा हुआ है S1, S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, S1 का मतलब हो गया एक टर्म का सम, मतलब उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म, T1 प्लस T2, ठीक है। S3 का मतलब होता है सम ऑफ थ्री टर्म, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये बनता है। अब अगर आपसे कहीं कहा जाए कि आपको सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, S2 में से S1 फाइंड करोगे तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसी टाइप से अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, S3 से S2 को माइनस कर देंगे तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा। और अगर हमें डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करें या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करें, ये हमारा कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको दो रिलेशन यहाँ पे बताया कि अगर आपको सम दे रखा हो तो हम टर्म कैसे निकालते हैं, और अगर टर्म दे रखे हैं तो हम उसमें डिफरेंस कैसे निकालते हैं। आप एक चीज ये भी याद रख सकते हो कि Sn जो होता है, जो nth टर्म होता है, nth टर्म, वो हमारा Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है, ठीक है। तो ये दो रिलेशन होते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग टर्म को बता सकते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि सम ऑफ n टर्म आपको यहाँ दे रखा है, यहाँ सम ऑफ m टर्म दे रखा है। तो मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेता हूँ। जनरलाइज करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा a है और कॉमन डिफरेंस d है। पहला तो काम यही करेंगे। अब मैंने जो वर्ड यूज किया है कि इसको जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज का मतलब होता है कि जब यहाँ n है तो यहाँ भी n आया, यहाँ m है तो यहाँ m आ गया। तो मतलब अगर एस आर लिखता हूं मैं तो क्या लिखोगे इसमें, अगर यहाँ r लिखूंगा तो आप लिखोगे आर स्क्वायर इंटू पी, ठीक है। ये हमारा सम ऑफ आर टर्म हो गया। ये मैंने इसको जनरलाइज करके लिख दिया, ठीक है। इन जनरल, इसको मैं लिख दे रहा हूं इन जनरल, मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन जनरल का मतलब हो गया आर की वैल्यू अगर 1 2 3 अगर ये नंबर्स रखेंगे तो आप बोलोगे सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ थ्री टर्म आपको मिल जाएगा। तो अगर हम आर की वैल्यू 1 रखते हैं तो Sn हमें कितना मिलेगा, S1 मिलेगा 1 स्क्वायर इंटू पी, मतलब हमारा पी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू पी, मतलब 4p आ जाएगा। अगर हम 3 पुट करेंगे तो आएगा 3 स्क्वायर इंटू पी, मतलब 9p आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम हो गया, ये हमारा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म का सम हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें आसानी से देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो T1 है, उसकी वैल्यू कितनी है P। तो ये तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट टर्म हमारा P होगा, ठीक है। सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे S2 से S1 को माइनस करेंगे, मतलब मैंने ये प्रॉपर्टी जो लिखवाई थी इसका यूज कर दिया। तो आप लिखोगे इसमें कि S2 मतलब हो गया 4p और माइनस p, तो ये आपको 3p मिलेगा, ठीक है। ये सेकेंड टर्म आ गया। अब आपको अगर डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो सेकेंड टर्म है 3p और फर्स्ट टर्म है p, तो 3p माइनस p करेंगे तो 2p आ गया। तो आपके पास दो रिजल्ट जो हमें रिक्वायरमेंट थी हमारे पास में, फर्स्ट टर्म हमें p मिल गया, इसका कॉमन डिफरेंस 2p मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला गया सम ऑफ p टर्म, यहाँ पे p क्यूब होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। हमसे पूछा गया इसका सम ऑफ p टर्म, तो इसके लिए क्या करोगे, सम का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। सम का फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ से सम ऑफ p टर्म, ये पूछा गया तो फॉर्मूला बनेगा p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो p/2 2 इंटू a कितना है p प्लस p माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा इसमें 2p। तो आपका आंसर बनेगा यहाँ से p/2, ठीक है। 2 आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, ये 2 जो है इससे कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा p, ब्रैकेट में आएगा p प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा p स्क्वायर माइनस p, ये p कैंसिल, तो p इंटू पी स्क्वायर मतलब p क्यूब। यही हमारा राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करने को इस क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है।
तो आप देख रहे हो कि मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी किस टाइप की और एक्स्ट्रा यूज होती है वो भी डिस्कस करते जा रहे हैं, और जो अच्छे क्वेश्चंस हमारे बोले जाते हैं एपी के, उनके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको समझा भी दे रहा हूँ। उसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो किस टाइप से यूज होती है उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, इसके बाद हम लोग एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसको आप नोट करो, मैं एक नया क्वेश्चन तब तक यहाँ पे लिखता हूँ। ये मैंने एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इफ m टर्म ऑफ AP इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m देन शो दैट सम ऑफ mn टर्म इज 1/2 mn+1। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको दो पर्टिकुलर टर्म दे रखे हैं, फिर सम की एक बात की गई है। तो सबसे पहले हमें, आपको पहले भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, कि जब केवल टर्म दिए होते हैं तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पहले एज्यूम करना होता है। तो हम लोग इसको लेके चलेंगे सोल्यूशन में कि लेट इसका जो फर्स्ट टर्म है वो a हो गया और कॉमन डिफरेंस जो है वो d हो गया। ठीक है, तो आप लिखोगे इसमें m टर्म जो है tm = 1/n है, इसका मतलब हो जाएगा a + m-1 × d = 1/n। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसी टाइप से इसका nth टर्म जो है 1/m है, तो आप इसको लिख सकते हो फॉर्मूले को। n टर्म का फॉर्मूला होगा a + n-1 × d = 1/m। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालोगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपने दोनों को माइनस किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। d के साथ बचा है यहाँ पे m-1 -n+1 = 1/n - 1/m। ठीक है, यहाँ 1 कैंसिल हो गया तो d के साथ आ गया m-n = ये आपका बचेगा m-n/mn। ठीक है, ये कैंसिल हो गया ये वाला पार्ट, तो बचेगा d = 1/mn। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो आपको मिलेगा a + m-1 × d की जगह आ गया 1/mn = 1/n। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो a + m/mn - 1/mn = 1/n। इसको लिखोगे a + mm कैंसिल तो 1/n - 1/mn = 1/n। ये कैंसिल हो गया तो a = 1/m × n। ये भी आपका सेम रिजल्ट आ गया। ठीक है, a और d आने के बाद में अब आपसे पूछा गया है कि हमें ये प्रूव करना था। टू प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है हमें कि सम ऑफ mn जो होगा वो होना चाहिए 1/2 mn+1। ठीक है, तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करोगे तो smn जो आ जाएगा वो बनेगा mn/2 2a + mn-1 × d। ठीक है, तो आ जाएगा mn/2 2 × a आपका बनेगा यहाँ से 1/mn + mn-1 × d आ जाएगा 1/mn। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा mn/2, यहाँ से आप लिखोगे इसमें 2/mn माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो mn/mn और ये आ जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस का 1/mn। ठीक है, इन दोनों में से एक पार्ट माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा mn/2, यहाँ से बचेगा आपका 1/mn + 1। ठीक है, अब आप इसको फाइनली इसका एलसीएम लोगे तो mn/2, यहाँ से एलसीएम लिया 1 + mn/mn। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया तो आंसर बचा 1/2 ब्रैकेट में 1 + mn। यही आपने को इसमें प्रूव करना था। तो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं और आसानी से इसका आंसर निकल रहा है। इसमें आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि जब भी फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस ना दिया जाए तो आप उसको एज्यूम कर लेना। बाकी क्वेश्चन जैसा बोलता जा रहा है वैसे ही करते जा रहे हैं, तो अपने आप ही ए और डी निकल आया। जो टर्म का सम पूछा गया था उसके बाद हमने वो टर्म भी इसमें कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो। इसके बाद हम लोग नए क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपके सामने एक नया क्वेश्चन लिखा है। इसमें बोला गया है द रेशियो ऑफ बिटवीन द सम ऑफ n terms of two series is 7n+1 to 4n+27. Find the ratio between their 11th term. यहाँ पे क्वेश्चन को आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो आप ये देखोगे इसमें क्वेश्चन में आपको सम तो बात की गई है n टर्म के लिए, लेकिन टू सीरीज दे रखी है। टू सीरीज का मतलब हो गया कि उनके फर्स्ट टर्म और उनके कॉमन डिफरेंस अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं इसमें कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज इज a1
एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ D1। ये हमारी हो गई फर्स्ट सीरीज के लिए, ठीक है। एंड फॉर सेकेंड सीरीज फर्स्ट टर्म इज A2 एंड कॉमन डिफरेंस इज D2। ये हमने सेकेंड सीरीज के लिए ले लिया। ये दो पार्ट हम लोग एज्यूम करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि उनका सम का जो रेशियो है एन टर्म का, तो Sn अपॉन Sn डैश मैंने लिख दिया, जिससे कि अलग अलग आपको सम दिखे उसमें। एक में मैंने डैश यूज कर लिया, S डैश n बोल सकते हो इसको। तो ये इसका सम आएगा, इसका सम बनेगा n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है दोनों में n लेना है, इसलिए आपको n की जगह पे दोनों ही सीरीज में n को ही यूज करना है, ठीक है। अपॉन में भी आपको फॉर्मूले में दोनों जगह n रखना था। ये बन जाएगा 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। ये D1 आएगा, ये आपका D2 हो गया, ठीक है। आप देख रहे हो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद बचा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। साथ ही साथ आपको दे रखा है कि इनका जो रेशियो है, रेशियो कितना है 7n प्लस 1, तो इसकी जगह आ जाएगा 7n प्लस 1 अपॉन इधर बनेगा 4n प्लस 27। आपको एक ये फाइनल रिजल्ट आ गया। अब बात यहाँ पे करनी है हमें कि फाइंड करना रेशियो ऑफ 11th टर्म। तो 11th टर्म का मतलब हो गया T11 अपॉन T-11। 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस 10, या हम ये बोल सकते हैं 11 माइनस 1 इंटू D1 अपॉन में आएगा A2 प्लस 11 माइनस 1 इंटू D2, ठीक है। आप देखोगे कि इन दोनों में काफी कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस बस एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ 2 आपको हटाना पड़ेगा इस वाले पार्ट में, थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को दूर करते हैं कि हम लोग 2 को हटाते हैं, बाकी वो काफी कुछ सिमिलर हो जाएगा। तो 2 हटाने के लिए हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 D1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 D2। ये 2 कैंसिल हो गया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इधर हमारी इक्वेशन है सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी जो दोनों फर्स्ट और सेकेंड के राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं। कंपेयर RHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ A1 है, यहाँ पे भी A1 है, यहाँ लिखा हुआ है 11 माइनस 1, यहाँ लिखा हुआ है n माइनस 1 अपॉन 2, वहाँ D1 है। तो कंपेयर करने पे आप देख रहे हो n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह 11 माइनस 1 आ रहा है। मतलब ये जो D1 के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर 11 माइनस 1 होना चाहिए। वैसे यहाँ पे A2 है तो इधर भी A2 है, यहाँ D2 है, यहाँ भी D2 है। n माइनस 1/2 की जगह पे 11 माइनस 1 आ गया, तो ये कंपेयर होके मिला। इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 10, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 20, तो n इक्वल टू 21, ठीक है। जब हमारे पास n21 आ गया, अब हम कंपेयर करते हैं इसमें। कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड इसका कितना था, इस इक्वेशन 1 का था 7n, और इसका क्या था T11। तो मिलेगा T11 अपॉन T-11 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। इसमें हमें पुट करना होगा n इक्वल टू 21, तो हमारा आंसर आएगा 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27, ठीक है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 147 प्लस 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 84 प्लस 27, ठीक है। ये आ गया 148 अपॉन, इसको ऐड करने पर दिख रहा है, इससे आ रहा है 111, ठीक है। ये आपका एक रिजल्ट आ गया आपका फाइनल यहाँ पे 148 अपॉन में 111, जिसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट, ये जो रिजल्ट बनेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से भी कैंसिल हो रहा है, नहीं 7 से नहीं हो रहा, आप देखो कैंसिल करो इसको, तो कैंसिल जिस नंबर से भी हो रहा हो, ठीक है। तो कैंसिल होने के लिए ये नंबर जो है, ये पार्ट आपका 27 से, ठीक है, 27 से, या हम बोल सकते हैं इसको 37 से, 37 से ये कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो मिलेगा कि 11th टर्म का जो रेशियो निकालना था वो 4:3 हो जाएगा, यानी कि 4/3 को हम लिख सकते हैं 4:3, ये इसका
रेशियो हो जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन था। तो आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि इसमें आपको सम दे रखा था, सम को यूज करके आपको उसके टर्म की बात करनी थी, जिसमें हमारे पास जो चीज़ें एज्यूम करनी थी वो जो नहीं दिया था वो एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते गए, अपने आप ही इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट करो, फिर हम लोग नए क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद में। तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसको नोट कर लो। नया क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा है इफ द सम ऑफ P, Q एंड R टर्म्स ऑफ AP, B, A, B, C रिस्पेक्टिवली, मतलब आपको 3 टर्म ABC दे रखे हैं, देन प्रूव दैट A अपॉन P Q माइनस R, B अपॉन Q R माइनस P, C अपॉन R P माइनस Q इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो इस क्वेश्चन में बात करी जा रही है टर्म की, जिसमें कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा है। तो हम लोग कैपिटल लेटर में एज्यूम कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म जो है वो हमने कैपिटल A मान लिया और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला गया सम ऑफ P टर्म, तो सम ऑफ P टर्म आपको कितना दे रखा है A। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा P/2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू हो जाएगा A। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को समझ आ गया होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे P/2 को उधर भेज देता हूँ, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ये 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2A अपॉन P। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी टाइप से आपको दे रखा है सम ऑफ Q टर्म, वो कितना दिया है B, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा Q/2, n की जगह Q बन जाएगा 2A प्लस, मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया इस पूरे पार्ट में, इज इक्वल टू B दे रखा था तो बन जाएगा 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2B अपॉन Q। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से आपको थर्ड टर्म में सम ऑफ R टर्म दे रखा है C, तो उसको लिखोगे R/2 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू C आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी बराबर 2C अपॉन R। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसमें हम कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग मैच करें। जैसे कि आप सेकेंड इक्वेशन में Q देख रहे हो और थर्ड इक्वेशन में R देख रहे हो, तो आपको यहाँ Q माइनस R निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे, जिससे हमें Q माइनस R इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ते हैं और हमने यहाँ लिखा कि इक्वेशन सेकेंड से हम लोगों ने इक्वेशन थर्ड को माइनस कर दिया। ठीक है, जब हम थर्ड से सेकेंड को सेकेंड से थर्ड को माइनस करेंगे तो 2A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, D आ जाएगा। D के लिए ब्रैकेट में आएगा Q माइनस 1 माइनस R प्लस 1 इज इक्वल टू, जो आपका अगला पोर्शन है ये वाला पार्ट, इसमें और उसको माइनस कर लेना, तो बन जाएगा 2B अपॉन Q माइनस 2C अपॉन R। ठीक है, ये 1 1 कैंसिल, तो D के साथ आ जाएगा Q माइनस R इज इक्वल टू, ये आपका 2 बाहर आ गया तो B/Q माइनस C अपॉन R। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे Q माइनस R तो आपको चाहिए था, साथ ही साथ यहाँ A अपॉन P भी चाहिए है, तो आप इसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई A अपॉन P ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा, D बाहर हो गया तो A अपॉन P Q माइनस R बराबर 2A अपॉन P ब्रैकेट में B अपॉन Q माइनस C अपॉन R बन जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके वो बाद में आप लिख सकते हो, ये हमने लिख दिया इक्वेशन 4। ठीक है, इसी टाइप से आपको क्या आप अगला चेयर चाहिए R माइनस P, तो R मतलब है थर्ड के पास और P है फर्स्ट के पास, तो अगला जो सेम प्रोसेस चलेगा, आप थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करोगे तो आप देखोगे क्या आ जाएगा वहां से D, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, जब आप इससे इसको माइनस करोगे तो R माइनस P आ जाएगा ब्रैकेट में, तो R माइनस P इज इक्वल टू, ठीक है, उधर से मिलेगा आपको 2C अपॉन R माइनस 2A अपॉन P। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, मल्टीप्लाई बाई, आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमें चाहिए B अपॉन Q R माइनस P के साथ में, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको B अपॉन Q से ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें D, यहाँ पे आ जाएगा B अपॉन Q R माइनस P। ठीक है, इज इक्वल टू
ये आ जाएगा बी अपॉन क्यू ब्रैकेट में 2c अपॉन आर माइनस 2a अपॉन पी। ठीक है, ये आपका एक अगला पोर्शन हो गया जिसमें से 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो कॉमन मैं यहाँ पे पहले ही ले लेता हूँ, 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी 5th इक्वेशन। इसी टाइप से लास्ट पार्ट रह गया कि आप इक्वेशन 1 से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करोगे, तो 1 से अगर सेकेंड को माइनस करोगे तो p माइनस क्यू मिलेगा, जो कि हमें लास्ट में रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो मिलेगा हमें डी p माइनस क्यू इज इक्वल टू, आपके राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, जब आप फर्स्ट से सेकेंड को माइनस करोगे तो 2a अपॉन पी माइनस 2b अपॉन क्यू। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे किससे, ये आप चेक कर लोगे, मल्टीप्लाई करना है c अपॉन आर से, तो c अपॉन आर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन जाएगा डी c अपॉन आर ब्रैकेट में p माइनस क्यू बराबर c अपॉन आर, 2 बाहर ले लिया तो a अपॉन p माइनस b अपॉन क्यू। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई 6। अब आप आंसर के काफी करीब पहुंच चुके हो, आपको जो दिख रहा है ये सारी चीजें प्लस करनी थी, तो हमारा अगला पोर्शन हो जाएगा कि इक्वेशन 4, 5 और 6 को ऐड करना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन को हटा देता हूं। तो अब आपने लिखा है इसमें ऐड इक्वेशन 4, 5 एंड 6, इसको आपने ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर डी तो सभी के पास आ जाएगा बाहर, यहाँ मिलेगा आपको इससे a अपॉन पी ब्रैकेट में आ जाएगा q माइनस आर। ठीक है, प्लस दूसरे वाले से आ जाएगा b अपॉन क्यू ब्रैकेट में आ जाएगा r माइनस पी, तीसरा आ जाएगा c अपॉन आर ब्रैकेट में p माइनस क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू में आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2 सभी के पास आएगा। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको, तो a अपॉन पी मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो क्या बनेगा, ए बी अपॉन पी क्यू माइनस ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, प्लस अगला वाले पार्ट से क्या मिलेगा, हम 2 तो बाहर ले चुके हैं, अगले को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा बी सी। ठीक है, तो आ जाएगा बी सी, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ अपॉन क्यू आर। ठीक है, माइनस यहाँ से आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, प्लस लास्ट वाले में देखोगे 2 बाहर आ चुका है, सी अपॉन आर को मल्टीप्लाई किया तो ए सी अपॉन पी आर आ जाएगा, माइनस अगला वाला आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में ए सी अपॉन पी आर जो है वो ए सी अपॉन पी आर से कैंसिल हो रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू ए बी अपॉन पी क्यू से कैंसिल हो रहा है, और ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो रहा है, तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि हमें राइट हैंड साइड में यही प्रूव करना था। ठीक है, इस डी को आप देखोगे अगर 0 के पास भेज दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका रिजल्ट जो ये वाला पार्ट है इक्वल टू 0 आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा देखने में लेंथी है, लेकिन आपके काम के क्वेश्चंस है, ये सारे बड़े क्वेश्चंस थे इसलिए मैंने इनको डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, तब तक मैं एक आपके नए क्वेश्चन आपको लेके चलता हूँ फेस पे, नए क्वेश्चन के साथ में। मैंने एक यहाँ क्वेश्चन नया लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ ए पी आर S1, S2, S3 respectively, whose first term are 1, 2, 3 respectively and common difference are 1, 3, 5 respectively, then prove that S1 plus S2 plus S3 equal to 3n by 2 3n plus 1। मतलब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो सीरीज लेनी है उनके टर्म तो n लेने हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग कर दी जाए तो उनके सम आपको 3 दे रखे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट के लिए बात करते हैं, जो हमारा ए दे रखा है 1 और डी दे रखा है 1 और सम कितना है S1। ठीक है, तो S1 मतलब हो गया ये आपका सम ऑफ n टर्म, बात हमेशा n टर्म के लिए ही करनी है, मतलब उसको रिप्रेजेंट किया उन्होंने S1 से। S1 का मतलब ये मत समझना कि सम ऑफ 1 टर्म है, ये नहीं बोला गया, उसने बोला है कि सम आपको निकालना है n टर्म का, लेकिन उसको अगर हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये ले रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट S1 से करेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे S1 हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, n by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो बन जाएगा यहाँ पे n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो बन जाएगा n by 2, ये आपको मिलेगा यहाँ पे n प्लस 1, ये आपका रिजल्ट आ गया।
इसको सॉल्व कर लिया यहाँ पे तो n+1 बचेगा, ये आपका S1 हो गया। इसी टाइप से अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म लेना है 2 और सेकंड और कॉमन डिफरेंस लेना है 3। तो सेकंड सीरीज के लिए अगर बात करें तो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3, n की जगह n रखना है, रिप्रेजेंट S2 से करना है। तो S2 बराबर आएगा n/2, 2 × 2 प्लस n-1 × 3। तो रिजल्ट बन जाएगा n/2, यहाँ से आ जाएगा आपका 3n+1। ठीक है, ये आपका सेकेंड रिजल्ट आ गई, सेकेंड इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसी टाइप से इन्होंने बोला है थर्ड के लिए कि फर्स्ट टर्म तो हमें लेना है 3, कॉमन डिफरेंस लेना है 5, नंबर ऑफ टर्म n से n लेने, लेकिन सम को रिप्रेजेंट करना है S3 से। तो S3 बनेगा n/2, 2 × 3 प्लस n-1 × d की जगह आ गया 5। ठीक है, तो n/2 ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 5n+1, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आप ऐड करोगे इसमें 1, 2 और 3 को, इन तीनों को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, इन तीनों को ऐड करने पर n/2 कॉमन आ जाएगा, तो पहला रिजल्ट आएगा n+1, दूसरे वाले का ब्रैकेट में आएगा 3n+1, अगले वाले का आएगा 5n+1। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आएगा n/2, n ऐड करोगे तो 9n आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, जिसमें से 3 कॉमन ले लिया तो 3n/2, 3n+1, ये आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बुक्स वगैरह में मिलेंगे। हो सकता है कि उसमें S1, S2, S3 की जगह पे n टर्म तक दिया जाए, प्रोसेस आपको सेम फॉलो करना है। हो सकता है यहाँ पे आपको Sn तक पूछा जाए, Sm तक भी पूछ सकते हैं। तो सेम मेथड है, जितने भी आपको सीरीज दे रखे सबको निकालना है, उसको ऐड करना है, अपना रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई हमें बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। इसमें भी क्वेश्चंस की टेक्निक एक जैसी है, केवल हमें क्वेश्चंस को देखना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टेप को बढ़ाना या घटाने होते हैं, कम या ज़्यादा करने होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर हम लोग नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। मैंने एक यहाँ पे फिर से एक नया क्वेश्चन लिखा है, इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ AP इज q एंड डेट ऑफ q टर्म इज p, फाइंड द सम ऑफ p प्लस q टर्म। तो इसमें भी आपको बात टर्म की जा रही है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट टर्म जो है वो कैपिटल ए हो गया और कॉमन डिफरेंस हमारा कैपिटल डी हो गया। ठीक है, अब इसमें बोला है सम ऑफ पी टर्म जो है वो क्यू है, तो सम ऑफ पी टर्म हो गया क्यू, मतलब आप फॉर्मूला लगाओगे तो लिखोगे p/2, ये आएगा p/2 2a प्लस p-1 × d इज इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा आपको q। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस p-1 × d इक्वल टू 2q/p, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी टाइप से बोला गया सम ऑफ q टर्म, वो आपका p दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे q/2, ये आ जाएगा 2a प्लस q-1 × d बराबर p, तो यहाँ से इक्वेशन आएगा 2a प्लस q-1 × d बराबर 2p/q, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये दो इक्वेशन आने के बाद में अब जो कुछ भी हमें करना होगा, पहला तो हमारे ये दिख रहा है, इसमें डी आसानी से निकाल देते हैं, तो हम ए नहीं निकालते हैं, केवल डी निकालते हैं। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर ए क्यों नहीं निकाल रहे हैं, उसका रीज़न है कि अगला जो पार्ट है जो पूछा गया, मैं उसको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपसे पूछा गया सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म, ये पूछा गया, तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, पी प्लस क्यू, एन की जगह आ जाएगा पी प्लस q/2, तो फॉर्मूला बनेगा 2a प्लस, ये आ जाएगा p प्लस क्यू -1 × d। मैंने फर्स्ट टर्म a लिख दिया, n की जगह लिख दिया p प्लस क्यू। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ये बनता है p प्लस q/2, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2a प्लस, इस d को मैंने मल्टीप्लाई किया और q को अलग कर लिया, तो क्या बन जाएगा p-1 × d और प्लस qd। ठीक है, अब आप देख रहे हो इतने पोर्शन में इक्वेशन 1 का हम यूज कर सकते थे, ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसकी वैल्यू मालूम है कितना है 2q/p, तो मैंने यहाँ लिख दिया यूज इक्वेशन 1। ठीक है, तो बन जाएगा यहाँ से p प्लस q/2, इसकी जगह पूरा सिस्टम की जगह क्या आ जाएगा 2q/p प्लस qd। अब आप देख रहे हो फाइनल आंसर निकालने के लिए केवल हमें d की वैल्यू की जरूरत है, a की वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था इन दोनों के हेल्प से आप केवल d की वैल्यू निकालोगे और वो जो वैल्यू आएगी वो आपके सामने है, इसको हम लोग माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को माइनस कर लिया, तो
तो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा d के साथ आ जाएगा p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, ठीक है, ये वाला माइनस हो गया, इज इक्वल टू 2q अपॉन p माइनस 2p अपॉन q, ठीक है, ये आपका 1 कैंसिल हो गया, तो d के साथ आ जाएगा p माइनस q इज इक्वल टू, ये आप यहाँ से सॉल्व कर लो, ठीक है, तो और बेटर रहेगा। यहाँ नहीं सॉल्व करना चाह रहे हो तो आप इसी तरीके से इसको लिख दो, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, तो क्या बनेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी क्यू, है ना, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 ब्रैकेट में आएगा q माइनस पी और q प्लस पी अपॉन में पी क्यू, ठीक है, जिससे क्या होगा ये वाला पार्ट इससे कैंसिल करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो आपको d यहाँ से मिलेगा d इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, तो -2 ब्रैकेट में p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है। अब आप इस d की जगह वैल्यू पुट कर लेना, तो ये मैं यहाँ पे यूज़ कर दे रहा हूँ, तो बन जाएगा p प्लस क्यू बाई 2, ये आ जाएगा 2q अपॉन p प्लस q, और d की जगह क्या लिख दिया -2p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है, इससे q कैंसिल हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेना यहाँ से, तो बनेगा p प्लस क्यू बाई 2q अपॉन p प्लस, ये आपका माइनस का आ जाएगा इसमें 2, p कैंसिल हो जाएगा, माइनस का आएगा 2q अपॉन p, ये आपका इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि बन रहा है p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू -2, 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस p प्लस क्यू, ये इसका जो सम पूछा गया था आपसे, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, वो आपका माइनस का p प्लस क्यू आ गया, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन है जो आपका अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे कई बार फंस जाते हैं, क्लास में नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दिया। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ स्मॉल a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP एंड द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म इज 0, देन शो दैट सम ऑफ इट्स नेक्स्ट q टर्म इज दिस, ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसको समझाता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या दिया है। जैसे आपके पास में ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास p प्लस क्यू टर्म है, ठीक है, इसमें इन्होंने ये दे रखा है कि स्टार्टिंग के जो p टर्म है, मान लेते हैं स्टार्टिंग के p टर्म हमारे पास, ये p टर्म है हमारे, तो ये इसका जो सम है वो तो इन्होंने 0 दे दिया। अब आपसे पूछा है जो बाद के जो q टर्म है उसका सम निकालो, मतलब SQ, ये आपसे ये प्रूव करना है, को बोला है कि ये प्रूव करो, ये होगा, ठीक है। तो हम लोग इस पार्ट में एक चीज देखेंगे कि हमारे पास ये टोटल जो है वो है सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म जो होगा वो सम ऑफ p टर्म, स्टार्टिंग के p टर्म और बाद के q टर्म का सम होगा, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। इसमें से हमसे ये पूछा गया है सम ऑफ q टर्म बताओ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, मतलब ये पूरे टर्म का सम माइनस स्टार्टिंग के p टर्म का सम, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म तो दे रखा है, तो आप लिख रहे हो यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा स्मॉल a गिवन है और कॉमन डिफरेंस हमें मालूम नहीं है, तो हमने d मान लिया, ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि कॉमन डिफरेंस d है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म हमारा जो है a हमें गिवन है, ये गिवन है, और कॉमन डिफरेंस d हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। एज्यूम करने के बाद में अब आपको ये दे रखा है सम ऑफ p टर्म, वो क्या है 0 है, तो p टर्म होता क्या है p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d बराबर 0, ठीक है। तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d बराबर 0, मैंने यहाँ पे p/2 को 0 के पास भेज दिया, तो बन जाएगा p माइनस 1 इंटू d बराबर -2a, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास में -2a अपॉन p माइनस 1, ये हमारा d निकल आया। तो एक अच्छा काम हो गया, d निकल आया, ये हमें गिवन था। अब हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपको सम ऑफ q टर्म निकालना है, तो आप लिखोगे सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू बाई 2, ये आपका n की जगह आ जाएगा 2a, आपको a लिखना है, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, माइनस p टर्म का सम कितना है 0, वो 0 लिख दिया। अब आप यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर लो, तो आ जाएगा 2a प्लस, ये आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया -2a अपॉन p माइनस 1, ठीक है। अब आप 2a को कॉमन ले लेना, तो p प्लस क्यू बाई 2, यहाँ पे -2a प्लस 2a कॉमन ले लिया,
तो बचा यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन p माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 कैंसिल, तो p प्लस क्यू इंटू ए, और इसका एलसीएम लिया तो p माइनस 1 माइनस p माइनस क्यू प्लस 1 अपॉन p माइनस 1। ठीक है, यहाँ p और p कैंसिल हो रहा है, 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, तो आपका रिजल्ट बचेगा, यहाँ से आएगा माइनस का q, तो माइनस क्यू ब्रैकेट में p प्लस क्यू बाहर a अपॉन p माइनस 1। देखो चेक करो क्या यही प्रूव करना था, तो माइनस क्यू दिया प्रूविंग में, p प्लस क्यू भी दिया है, a भी दिया, p माइनस 1, तो यही आपको प्रूव करना था, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे मैंने आज के लेक्चर में इसको डिस्कस किया। अब हम लोग अगले लेक्चर में जो बात करेंगे वो हमारी होगी अर्थमेटिक मीन के लिए, उसके ही क्वेश्चंस करेंगे, वही थ्योरी हमें नेक्स्ट क्लास में करनी है। तो आज के लिए आपको इतना ही काम करना था। आपके पास जो भी बुक्स हों, आपके पास जो भी असाइनमेंट्स हों, आप उनके क्वेश्चन ट्राई करना, जो आपको डाउट होंगे वो आप डाउट हमें अपने व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आपको अपना दे रखा है उस व्हाट्सअप नंबर पे हमें वो क्वेश्चन भेज के उसके आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज आप लोग इस पे क्वेश्चन ट्राई करना, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।